हेलो एवरीवन, मैं शोभा। आज हम पढ़ेंगे सेल यानी कोशिका के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम बात करते हैं सेल, तो सेल का मतलब क्या होती है? हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट। जैसे कोई घर है, उस घर का सबसे छोटा यूनिट क्या है? ईंट है। सिमिलरली हमारी बॉडी की सबसे छोटा यूनिट को बोलते हैं हम सेल। तो सेल का मतलब क्या होती है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हम ऐसा क्यों बोलते हैं? तो जब हम बात करते हैं यूनिट, यूनिट का मतलब स्मॉलेस्ट होनी चाहिए, यानी कि हम स्मॉलेस्ट यूनिट की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास प्रूफ है कि हम सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं। तो प्रूफ ये है कि कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि जो सिंगल सेल से मिलके बने होते हैं, जो सिंगल सेल से मिलके बने होते हैं, और वो कैपेबल हैं। पहला, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मतलब कि वो अलग से मिल सकता है। एंड कैन परफॉर्म ऑल बेसिक फंक्शंस। तो इसलिए बोलते हैं हम सेल को कि सेल क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्योंकि हमारे पास एक ऐसा प्रूफ है कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जिनका अपना एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है और वो अपना सारा काम कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को देख के हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट क्या होगी? वो सेल होगी, जिनका अपना एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है और वो अपना सारा काम कर सकते हैं। मतलब कि सेल से कोई छोटा ऐसा यूनिट नहीं है जो अपना सारा काम कर सके और उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो। तो इसलिए बोलते हैं हम सेल को कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये तो बात होगी सेल की। अब हम बात करते हैं कुछ साइंटिस्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रॉबर्ट हुक के बारे में। रॉबर्ट हुक एक पहला साइंटिस्ट था जिन्होंने सेल की डिस्कवरी करी थी। लिविंग सेल की नहीं, नॉन लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी। उन्होंने 1665 में पहली बार सेल को देखा था। उन्होंने प्लांट सेल को देखा। प्लांट सेल कौन सा? कॉर्क। कॉर्क होती है डेड टिश्यू। उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया कि कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, हेक्सागोनल। कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो उसने बताया कि जैसे मॉन्क के रहने वाले छोटे छोटे कमरे होते हैं ना, वैसा सब कुछ दिख रहा है। तो लैटिन वर्ड में मॉन्क के रहने वाले कमरे को बोलते हैं सेला, और यहीं से इनका नाम पड़ गया सेल। तो रॉबर्ट हुक एक पहले साइंटिस्ट था जिन्होंने सेल की डिस्कवरी करी थी, और वो सेल कैसा था? डेड सेल था। अब हम बात करते हैं एंटोन वॉन लीeuwenhoek के बारे में। अब एंटोन वॉन लीeuwenhoek एक साइंटिस्ट था जिनको माइक्रोस्कोप में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। तो कुछ भी चीजें होती थी वो माइक्रोस्कोप के नीचे देखता था। तो उसने एक बार क्या करी, पॉन्ड वाटर को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। तो उसने ऑब्जर्व किया कि कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर है और वो मूव कर रही है। फिर उसने प्लाक को देखा, अपने दांत के नीचे जो प्लाक होती है उसको उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा। तो उसमें भी कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर दिखा और वो मूव कर रही होती है। तो उसने बताया इनका नाम एनिमल क्यूब। फिर उसने स्पर्म देख डाली, यानी स्पर्मेटोजोआ। तो कहने का मतलब ये है कि एंटोन वॉन लीeuwenhoek एक पहला साइंटिस्ट था जिन्होंने लिविंग सेल को देखा था। फर्स्ट मैन टू सी अ लिविंग सेल।
तो लिविंग सेल को पहली बार किसने देखी? एंटोन वॉन लेवेनहॉक। उसके बाद अब न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। तो रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट था, उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी। तो न्यूक्लियस was discovered in cell by रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी। अब दो साइंटिस्ट थे, मैथियस श्लेडन और थियोडर श्वान। तो मैथियस श्लेडन एक जर्मन बोटनिस्ट थे और वो प्लांट्स के ऊपर कुछ स्टडी कर रहे थे। तो उसने ऑब्जर्व किया कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सेल्स से मिलके बने हैं। ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। और ये बात थी 1838 की। फिर उसके बाद थियोडर श्वान, जो कि एक इंग्लिश जूलॉजिस्ट थे, वो नर्वस सिस्टम के ऊपर कुछ स्टडी कर रहे थे एनिमल्स में, और उसने ऑब्जर्व किया कि जितने भी एनिमल्स के जो नर्वस सिस्टम है वो सेल्स से मिलके बने हैं। तो उसने बताया कि जितने भी एनिमल्स है वो सेल्स से मिलके बने हैं। ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। फिर उसने और स्टडी करी और बताया कि सेल्स के पास होती है मेम्ब्रेन। ऑल एनिमल सेल्स हैव मेम्ब्रेन, जिसको कि आज हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नाउ कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर इसके बाद उसने और स्टडी करी और बताया कि प्लांट सेल्स के पास सेल वॉल है। ऑल प्लांट सेल्स हैव सेल वॉल। तो थियोडर श्वान ने बताया कि जितने भी एनिमल्स है वो सेल्स से मिलके बने हैं, और ये बात थी 1839 की। और यहीं से हमारी सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत शुरू होते हैं। अब पढ़ेंगे हम सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत के बारे में। तो सेल थ्योरी का पहला पॉइंट है ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स या फिर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ये बात तो मैथियस श्लेडन और थियोडर श्वान ने कही थी। अब उसके बाद एक साइंटिस्ट था रुडोल्फ विर्चो। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक बैक्टीरिया उनकी आंखों के सामने दो बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो गया। तो उसने अपने ही लैंग्वेज में बताया कि ओमनी सेलुला ई सेलुले, जिसका की मतलब है ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ऐसा तो नहीं है ना कि जो देखिए कोई सेल है वो आसमान से टपक जाएगा और कोई नया सेल बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि जितने भी सेल्स है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से आती है, और ये बात उन्होंने 1855 में कही थी। तो ये रही हमारी सेल थ्योरी। अब हम सेल के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। तो सेल का रियल मतलब होता है चैम्बर। कैसा चैम्बर? विच सेपरेट inner environment from outer environment। तो सेल का रियल मतलब होता है चैम्बर, जो कि अंदर के इन्वायरमेंट को बाहर के इन्वायरमेंट से अलग करते हैं। मतलब जो अंदर होने वाली रिएक्शन है वो बाहर की चीजों से अफेक्ट होगी, पर ऐसा बिल्कुल अलग है। बाहर कुछ अलग है उसे हम चैम्बर कह रहे हैं।
तो हमने स्टडी करी ऑनियन पील सेल टू स्टडी डिटेल ऑफ प्लांट सेल। फिर चीक सेल टू स्टडी डिटेल ऑफ एनिमल सेल। अब हम बात कर लेते हैं कुछ साइज के बारे में। कुछ सेल्स के साइज ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है और वो एग्जाम में आ भी सकते हैं। तो साइज में सबसे पहले हम पढ़ेंगे 0.1 जो कि PPLO की होती है, 0.3 माइकोप्लाज्मा की होती है। माइकोप्लाज्मा का ही टाइप होती है PPLO। 3 to 5 माइक्रोमीटर प्रोकैरियोटिक सेल का एवरेज साइज होती है। यहां पर भी माइक्रोमीटर ये है, माइक्रोमीटर। 5 to 7 होती है माइक्रोमीटर RBC की। 10 to 20 माइक्रोमीटर होती है यूकैरियोटिक की एवरेज साइज। ये तो रही कुछ साइज के बारे में। अब सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी है? तो लार्जेस्ट सेल है हमारे पास ऑस्ट्रिच एग। एग यानी ओवम मतलब गैमीट। सबसे लॉन्गेस्ट कौन सी है? तो सबसे लॉन्गेस्ट है न्यूरॉन्स। ये तो रही कुछ साइज। अब हम पढ़ेंगे कुछ शेप के बारे में। तो शेप में हम पढ़ेंगे RBC का शेप, मेसोफिल, ट्रैकेट्स, न्यूरॉन्स, कॉलमनर एपिथेलियम, सेल। तो आरबीसी को जब हम ऊपर से देखते हैं तो वो हमें राउंड दिखती है, और जब साइड से दिखते हैं तो बाइकॉनकेव दिखती है। तो आरबीसी की शेप है राउंड एंड बाइकॉनकेव। मेसोफिल की है राउंड एंड ओवल। ट्रैकेट्स की है इलोंगेटेड। न्यूरॉन्स की है लॉन्ग एंड ब्रांचेस। और कॉलमनर एपिथेलियल सेल का है लॉन्ग एंड नैरो। ये तो रही ओवरव्यू ऑफ सेल। इस दुनिया में दो प्रकार के सेल पाए जाते हैं, एक तो प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक में जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल है वो सब के सब आते हैं मोनेरा नाम की किंगडम में। मतलब जिसमें बैक्टीरिया आता है। इसमें एक तो सारे के सारे सिंगल सेल्ड होते हैं और उसमें एक पुराने टाइप के सेल पाए जाते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं। सपोज ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, तो इसमें सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसको बोलते हैं हम सेल वॉल, और ये बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल किससे बनी होती है? तो इसका आंसर होगा पेप्टिडोग्लाइकन। अब इसके अंदर एक लेयर होती है जिसको कि बोलते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें
इसमें कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होती है जिसको कि बोलते हैं हम सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डीएनए। और एक ऐसा बर्गर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं हम राइबोसोम। क्या है ये? राइबोसोम। तो ये तो बात रही प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। अब हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल दो टाइप के होते हैं, एक सिंगल सेल्ड और एक मल्टी सेलुलर। सिंगल सेल्ड में आता है प्रोटिस्टा और मल्टी सेलुलर में आता है फंजाई, प्लांटे एंड एनिमलिया। सपोज ये एक यूकैरियोटिक सेल है, तो इसमें सबसे बाहर वाली लेयर सेल वॉल। ये दो सेल में पाए जाते हैं सेल वॉल, एक तो प्लांट एंड फंजाई। अब इसके अंदर वाली लेयर को बोलते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसके पास होती है एक मास्टर ऑर्गेनेली जिसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस। ये डबल मेम्ब्रेन होती है, उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में होती है रॉड शेप्ड क्रोमोसोम। अब न्यूक्लियस से अटैच होती है एक स्ट्रक्चर ऐसा सा, इसको बोलते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहां पे होती है एक ऐसा सा कुछ स्ट्रक्चर और इसको बोलते हैं हम गोल्जी अपैरेटस। इसके पास और भी ऑर्गेनेली होती है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम भी होती है। और ये जो स्पेस है उसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होते हैं वो सब के सब होते हैं साइटोप्लाज्म में। तो ये तो रही यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। इन सब के बारे में हम वन बाय वन और भी डिटेल से पढ़ेंगे आगे। अब तक हमने सीखा सेल के बारे में कि सेल क्या होती है, फिर सेल की डिस्कवरी किसने करी थी, फिर उसके बाद हमने देखा कुछ साइंटिस्ट के बारे में, फिर सेल थ्योरी पढ़ी, फिर हमने देखा ओवरव्यू ऑफ सेल। ओवरव्यू ऑफ सेल में हमने देखा सेल के साइज के बारे में, कुछ शेप के बारे में। फिर हमने देखा कि सेल दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में हमने यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा। आगे के वीडियो में हम वन बाय वन और भी अच्छे से पढ़ेंगे। सो कीप वॉचिंग। थैंक यू।